नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार आजकल जोर शोर से चल रहा है और प्रदेश में ही तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। और इस चरण के दौरान ही आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय ही बच गया है और राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ही फतेहपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहां पर चौथे चरण में मतदान होना है और इस जनसभा में ही प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जनसभा बांदा सागर मार्ग के पीसीएफ गोदाम के बगल में ही मौजूद मैदान पर आयोजित की जाएगी और इसे फतेहपुर और बांदा जिले की संयुक्त जनसभा के तौर पर आयोजित किया जा रहा है और मंच पर दोनों जिलों के बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री 3:40 पर पहुंचेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को फिरोजाबाद, मैनपुरी, लखीमपुरी खीरी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में आयोजित की गई है। उनकी दूसरी जनसभा दोपहर 1:15 बजे मैनपुरी के करहल में आयोजित की गई है। वहीं वो 3:30 बजे ही लखीमपुर के मोहम्मदी के रामलीला मैदान में ही जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो लखनऊ में शाम 7 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया है और गुरुवार तड़के करीब 3:02 पर जम्मू कश्मीर के कटरा से ही 84 किलोमीटर दूर पूर्व में ये झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस भूकंप की तीव्रता जो रही है वो रिक्टर स्केल पर ही 3.5 मापी गई है और अभी तक इस भूकंप के कारण ही जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। और इससे पहले बुधवार को भी जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था और ये भूकंप जम्मू कश्मीर के पहलगांव से ही आपको बता दें कि 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी इलाके में सुबह करीब 5:43 पर ही आया था। ये भी जानकारी सामने आई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसकी तीव्रता जो रही है रिक्टर स्केल पर ही 3.2 रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली थी। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग सहम गए और जब ये भूकंप आया तो अधिकांश लोग सो रहे थे। और वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी को भी भूकंप आया था और तब भूकंप का केंद्र गिलगित बाल्टिस्तान में भी 29 किलोमीटर की गहराई में था। बताया जा रहा है कि भूकंप का ही जो झटका था उसे जम्मू कश्मीर में दोपहर करीब 1:15 बजे महसूस किया गया था और इसमें भी किसी जानमाल की कोई खबर सामने नहीं आई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को तूफानी दौरा करेंगे। वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनका करहल समेत मैनपुरी के चारों विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करने का कार्यक्रम है। करहल की सभा में ही मुलायम सिंह यादव भी शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव अपने चुनाव क्षेत्र करहल जाने से पहले फिरोजाबाद आ जाएंगे और वहां से ही आपको बता दें कि फिरोजाबाद सदर सीट से ही सपा प्रत्याशी सैफुर्रहमान के लिए ही जनसभा करेंगे। उनका सिरसागंज और टुंडड़ा और सराना विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी कार्यक्रम है और मैनपुरी में अखिलेश की पहली जनसभा करहल में और दूसरी कुरावली में भी, तीसरी भोगांव में और चौथी जनसभा किशनी में आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले कि करहल से ही बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले के बाद से ही प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पिता और सपा के ही संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने पहली बार करहल से ही चुनाव लड़ा था और मैनपुरी में तीसरे चरण में ही 20 फरवरी को मतदान होना है। मैनपुरी से चुनाव प्रचार कर अखिलेश यादव इटावा पहुंचेंगे। वहां वो शाम 5 बजे से ही रोड शो करेंगे। ये रोड शो लायन सफारी से शुरू होकर
भरथना चौराहे तक खत्म होगा और रोड शो का रास्ता करीब 10 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। और साल 2012 के बाद अखिलेश यादव पहली बार इटावा में कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को झांसी, जालौन और कानपुर देहात, लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो लखनऊ में ही सरोजनी नगर विधानसभा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए जनसभा करेंगे और वो वहां पर रोड शो भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। बताते चले आपको कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के साथ ही उत्तर प्रदेश आ रही हैं और वो अकबरपुर और कानपुर देहात में ही कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से ही ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है और साथ ही शहर के बाहर रहने वाले कुछ छात्रों और खासकर अंतिम वर्ष के ही छात्रों ने मांग की है कि कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलाई जाए। और डीयू के सभी कॉलेज 17 फरवरी से ही दोबारा खुल रहे हैं, जहां पर ऑफलाइन कक्षाएं बहाल की जाएंगी और कुछ कॉलेज में ही प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हाइब्रिड माध्यम से ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए कॉलेज जाकर पढ़ना अनिवार्य होगा। आपको बताते चले कि इस कदम से ही शहर के बाहर के छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें रहने और यात्रा का इंतजाम करना पड़ता है। और कुछ छात्रों ने कहा है कि परीक्षा नजदीक है और कुछ महीने के लिए रहने का इंतजाम करने का कोई अर्थ नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों ने एक वेबसाइट के जरिए ही ये याचिका अपलोड की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें केवल 2 महीने के लिए वापस न बुलाया जाए। कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर ने छात्र कल्याण के डीन को संबोधित याचिका पर अब तक ही 40,000 लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही कुआं ढहने से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और यह मामला नेबुआ के नौरंगिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं भी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और ये घटना उस समय हुई है जब शादी की एक रस्म के दौरान ही महिलाएं और बच्चियां एक कुएं के किनारे खड़ी थीं। अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूट गई और महिलाएं उसमें गिर पड़ी और घटना की सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने 11 लोगों के शव कुएं से बाहर निकाल लिए हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जो है वो जता दी है और मर्चरी में अभी तक 11 शव पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज से ही समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ और यहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से 11 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई और जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि यह हादसा हृदय विदारक है और इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है व्यक्त करता हूं। उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही हादसे के बाद प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है और इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं और स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बप्पी लहरी का मंगलवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी उम्र बता दें आपको कि काफी हो चुकी थी और उनका मुंबई के ही क्रिटिकल केयर अस्पताल में रात 11 बजे ही उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 59 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था और इसके साथ ही गुरुवार को आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 10 बजे ही जुहू के लाहिड़ी हाउस से ही उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। उनका बेटा और बहू अमेरिका से मुंबई पहुंच चुके हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद जुहू के लाहिड़ी हाउस से ही बप्पी दा का पार्थिव शरीर विले पार्ले के हवन हंस में मौजूद शमशान गृह के लिए खुले ट्रक में ही फूलों से सजा कर ले जाया जाएगा, ताकि राह चलते लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके। ठीक उसी तरह से जैसे लता मंगेशकर के अंतिम सफर के दौरान हुआ था। ट्रक पर बप्पी लहिड़ी की ही बड़ी सी तस्वीर भी लगाई जाएगी और बप्पी दा के घर, आपको बता दें कि लाहिड़ी हाउस से ही शमशान गृह की दूरी तकरीबन 2.6 किलोमीटर है। और आपको ये भी बता दें कि 10 मिनट में ये रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन ट्रक की रफ्तार और लोगों की भीड़ के मद्देनजर इस दूरी को कवर करने में घंटे का समय भी लग सकता है। और अंतिम सफर का ये समय पूरी तरह से इसकी रफ्तार पर ही निर्भर करेगा।